नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैदिक क्लासेस जयपुर पर। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं 6th क्लास NCERT का 4th टॉपिक जो कि इतिहास का है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पाठ का नाम है आरंभिक नगर। शुरू करते हैं हड़प्पा की कहानी। अक्सर आपने बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होगी, किसी फिल्मी एक्टर की कहानी पढ़ी होगी या किसी हीरोइन की कहानी पढ़ी होगी, लेकिन आज हम पढ़ते हैं हड़प्पा की कहानी। बहुत ही एक रोचक इतिहास है बट हड़प्पा की कहानी का। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा की खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ दे गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई, यानी कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए उन्होंने ईंटों का इस्तेमाल किया। जो हड़प्पा सभ्यता से भूमि से ईंटें निकल रही थी ना, उनका प्रयोग किया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पे कोई सभ्यता है। वहाँ पे ईंटें निकल रही थी तो उन्होंने उनका प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी कि उसके लगभग रेल लाइन बिछाने के लगभग 80 साल बाद जो पुरातत्वविद थे ना, उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की और उन्हें पता चला कि यहाँ पर सबसे पुराना शहर था। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ, यानी कि 4700 साल पहले हुआ था। अब देखते हैं हम इन नगरों की विशेषता क्या थी, यानी कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, यानी ऊंचाई वाला भाग था ना, उसको पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग का नाम दिया है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, यानी कि दोनों हिस्सों की दीवारें पक्की ईंटों की बनाई होती थी, पकी हुई ईंटों की। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे दीवारें खूब मजबूत रहे। यह नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनेक अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिमिकी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के भाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। यानी कि महान जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी ना, वहाँ पर पुरातत्वविदों को एक विशाल तालाब मिला है, यानी कि स्नानागार मिला है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है दोस्तों कि स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वह मिले हैं मोहनजोदड़ो से। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, यानी कि जो ये स्नानागार था ना, इसमें पानी भरने के लिए कुएं से निकाला जाता था। पास में कुआं था, उसमें से पानी भरने के लिए निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, यानी कि ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं
कि यहाँ पे जैसे अभी होता है ना कुछ त्यौहार या कुछ भी उत्सव, तब स्नान करते हैं लोग बाग सामूहिक, तो वैसे वहाँ पे कोई विशेष दिन सभी लोग साथ में मिलकर स्नान करते होंगे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा और लोथल से मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब देखते हैं भवन, नाले और सड़कें, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, यानी कि चैम्बर बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। जैसे कि होता है ना, अभी भी चैम्बर बनाते हैं नालियों में, उनमें कूड़ा करकट कचरा आ जाता है ना, उन्हें निकालने के लिए। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था, यानी कि सबसे अच्छी व्यवस्था यहाँ पर थी नाली व्यवस्था। अब पढ़ते हैं नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है, यानी अन्य चीजों पर भी, मुहरों पर तो लिखते ही थे और अन्य धातुओं पर भी लिखते होंगे जो अभी शेष नहीं बची है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही सुदूर देशों की किस्से, कहानियां, मिट्टी से बनी कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाएं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीन उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने, यानी कि जो मुहर पर अक्षर मिले हैं ना लिखे हुए, उसे अभी तक विद्वानों ने इसका अर्थ नहीं जान पाए हैं विद्वान। नगर और नए शिल्प। अब पढ़ते हैं नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, भाट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, वो पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, वो काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब पढ़ते हैं। संभवतः 7000 साल पहले
मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, यानी कि आज से 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। यहाँ पत्थर के बाट देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर तथा धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के इनमें से कई कार्नियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मन के बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, इनमें से कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये हमारे काम का नहीं है। वैसे इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था, यानी कि जो वस्तुएं थी ना, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। यानी कि विशेषज्ञ किसे कहते हैं? विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए प्रशिक्षण लेता है। यानी कि आज के ज़माने में बोले तो इंग्लिश में ट्रेनिंग बोलते हैं उसे, जो ट्रेनिंग लेता है ना उसे। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि की मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाओं और पुरुष दोनों ही काम में दक्ष थे। अब देखते हैं फेयंस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। अब देखते हैं कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। यानी कि ये गलत लिखा हुआ दोस्तों, धातुओं के अयस्क है, यानी कि धातुओं के अयस्क। लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो तांबे का आयात था ना, वर्तमान में राजस्थान है ना, यहाँ से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था, और एक पश्चिमी एशियाई देश है ओमान, वहाँ से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी कि जो कांसे के लिए वो बनाई जाती है ना, कांसा बनाया जाता है ना, कांसा किससे बनाया जाता है? तांबा और टीन मिलाकर। तो इनका आयात, तांबा और टीन का आयात कहाँ से किया जाता था? ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी जो सोने का आयात है ना,
वो जो भारत में कर्नाटक है ना आधुनिक, वहाँ से किया जाता था। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। यानी चरवाहे होते थे ना, वही उन्हें सामग्री ले जाकर देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये हमें किससे मिलता है? पौधों के अवशेषों से जानकारी प्राप्त होती है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, यानी कि हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। यानी जरूरत पड़ने पर वहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता होगा और फसलों की सिंचाई की जाती होगी। पानी नहीं होगा तो ऐसा ही किया जाता होगा दोस्तों, हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस और बकरियों को पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरवाहे होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। यानी कि जब बारिश के दिन नहीं होते थे तब मवेशियों को पानी की और चारे की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार किया करते थे। अब पढ़ेंगे गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। अब आप देख रहे हो दोस्तों कि इसे नहीं पढ़ा रहे हैं, इसमें दोस्तों कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, इस कारण इसे नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इसे स्किप कर रहे हैं। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ है। यानी कि धोलावीरा सभ्यता कहाँ है दोस्तों? गुजरात के कच्छ में। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर 3 भागों में बटा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि धोलावीरा सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जो 3 भागों में बटी हुई थी और बाकी के सभी नगर 2 भागों में बटे हुए थे। इसके हर हिस्से के चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यानी कि जो धोलावीरा सभ्यता थी ना, ये पत्थरों से बनी हुई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। यानी कि धोलावीरा सभ्यता में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखी अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते हैं। ये देखते हैं लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, ये जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। ये देख सकते हो आप, यह है लोथल बंदरगाह। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंकों और धातु से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। यानी कि जो ये थी ना लोथल नगर, यहाँ पर एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं। मुहरबंदी किसे कहते हैं? जो गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप को मुहरबंदी कहते हैं। आ गया होगा समझ में? अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अधबने मन के बनाने वाले उपकरण
उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। अब देखते हैं मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी किसे कहते हैं दोस्तों। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। यानी जो मुहर का मुंह होता था ना, जहाँ से बॉक्स को खोलते थे, वहाँ पर गीली मिट्टी का लेप करके वहाँ पे मुहर लगा दी जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। यानी जो मुहर की छाप होती थी उसको मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। सभ्यता के अंत का रहस्य, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर के कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इस कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान भी समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। यानी कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, कुछ लोगों का मानना है कि बाढ़ आ गई होगी, कुछ लोगों का मानना है कि नदियाँ और तालाब सूख गए होंगे, ऐसे कुछ का मानना है कि जो चरागाह थे वो नष्ट हो गए होंगे। लेकिन कुछ विद्वानों का ये मानना है कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाढ़ आई होगी तो वो भी सीमित क्षेत्र में आई होगी और नदियों का प्रभाव भी सीमित क्षेत्र में होता है। इस कारण इसे भी सही नहीं माना जा सकता। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी, लेकिन कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 6 से 9 में पढ़ोगे, यानी इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अध्याय 6 से 9 में। इसे देख लेते हैं दोस्तों। अन्यत्र नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेतीला है। यानी कि मिस्र में जो नील नदी है ना, उसका आसपास का भाग ही हरा भरा है और बाकी भाग रेतीला है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। आपको पता है ये है पिरामिड, जो कि मिस्र में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। यानी कि जो पिरामिड है ना, इनमें जो राजाओं के शव दफनाते थे ना विशेष प्रकार का लेप करके, उन्हें मम्मी कहा जाता है। याद रखना, मम्मी माँ को नहीं कह रहे यहाँ पे मम्मी कहते हैं। जो मिस्र में जो पिरामिड में राजाओं के शवों को दफनाते थे ना विशेष प्रकार के प्लास्टर का प्रयोग करके, उन्हें कहते हैं। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। यानी कभी कभी शवों के साथ जो राजाओं की सेवक और सेविकाएं थी ना, उनको भी दफना देते थे। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। यानी कि जो मिस्र थे ना, यहाँ पे शवों को दफनाने के लिए सबसे ज्यादा धन दौलत या पैसे खर्च किए जाते थे। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की जरूरत पड़ी होगी? ठीक है दोस्तों, हमारा जो आज 6 क्लास NCERT का चौथा टॉपिक था वो हमारा समाप्त हो चुका है। कल हम आपको पढ़ाएंगे
6 क्लास हिस्ट्री की एनसीईआरटी का 5वां टॉपिक। तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको हम ऐसे ही रोज़ एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ाते रहें और आपको एनसीईआरटी यहीं पर यूट्यूब पर ही आपको याद करा दें, ताकि आपका एग्ज़ाम में 100% 100% सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि एनसीईआरटी का 100 में से 100 नंबर का पेपर आएगा ना, उसमें से 80 नंबर तो एनसीईआरटी के पक्के हैं। तो आपको अगर 6 से 12 तक की एनसीईआरटी याद होगी ना, तो आप एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर जाओगी। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।